देखिए बच्चों, तो आज जो बच्चों हमारा टॉपिक है इसका नाम है सरफेस टेंशन। बच्चों आज फिर से मैं आपके लिए वो टॉपिक लेके आया हूं जो जनरली बच्चे थोड़ा सा घबराते हैं एग्जाम में अटेंड करने से, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरी राइज, ये 3 टॉपिक हैं जो यहां पर आपके कवर होते हैं। यहां से बच्चों सिर्फ 2 या 3 टाइप के प्रॉब्लम है जो बच्चों बहुत ज्यादा रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से कोई बच्चा पूछता है सर इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, तो आपको तभी पता चलेगा इंपॉर्टेंट क्या है जब आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन लगा के जाओगे। अब जब आप सरफेस टेंशन की बात करते हो तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसका हर साल एग्जाम में पेपर आता है, पर इसका ऑल्टरनेट एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ रहा है। मतलब 2016 में, 17 में नहीं आएगा, 18 में, 19 में नहीं आएगा, 20 में, इस तरह से आने के चांसेस हैं। क्योंकि ये सवाल 19 में नहीं आया है, 2019 में नहीं आया है, तो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ चांसेस कि नीट के 2020 में आ सकता है। सेम गोज फॉर आपके आईआईटी के एग्जाम्स के लिए भी या रैंडम एग्जाम्स के लिए भी। तो सरफेस टेंशन बच्चों ये टॉपिक बहुत सिंपल है, मुझे ये समझ में नहीं आता बच्चे डरते क्यों हैं इससे। वो डर मैं आज आपका खत्म कर दूंगा, मैं उसी के लिए आज यहाँ पे आया हूं। तो समझिए सरफेस टेंशन तो चलो बाद में पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन आने से पहले कुछ और छोटी छोटी डेफिनेशन से हमको पढ़ना है। देखिए फिर से मैं बताता हूं, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं घुसना है। ये टॉपिक ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल टॉपिक है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल भी है, तो इसमें आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं घुसना है। सोचना है कि आपको देखो पहली बात तो एग्जाम निकालो, आप बाद में अपने कॉलेज में जाके जितनी आपको रिसर्च करनी करो, अभी एग्जाम निकालो, क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है बच्चों। फिजिक्स भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, बायो भी पढ़नी है, उसमें फिजिक्स आपको हार्ड भी लगती है, ठीक है। और उसमें भी अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं बिल्कुल इसका वो बन जाऊंगा, पंडित बन जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है, कोई नहीं बन सकता पंडित, क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इस पे, ठीक है। तो ये जो भी हम बात कर रहे हैं, पहली बात तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है। 2 चैप्टर होता है आपका फ्लूइड्स, ठीक है। फ्लूइड्स को आप 2 पार्ट में पढ़ते हो, एक तो फ्लूइड मैकेनिक्स होता है और दूसरा पार्ट होता है आपका सरफेस टेंशन। तो बच्चों हम सरफेस टेंशन यहां कवर करने जा रहे हैं क्योंकि ये बच्चों का डाउट है। फ्लूइड्स तो सबसे हो जाता है, ठीक है, फ्लूइड्स की हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इतना तो आपको आता ही होगा ना कि डेंसिटी क्या होती है, ठीक है, बॉयंट फोर्स क्या होता है, इतना तो पता होगा, बस इसका थोड़ा सा हमको यूज करना होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सवाल आते हैं बच्चों, अच्छे सवाल आते हैं इस पे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कुछ फोर्स होते हैं आपके। देखो एक तो पहली बात, यहां पर जितने भी फ्लूइड आपका आने वाला है, हर जगह फ्लूइड कैसा मानोगे आप? स्टैटिक फ्लूइड मानोगे। मतलब स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ फ्लूइड जो भी हो गया आपका इन स्टेट ऑफ रेस्ट कंडीशन होगा, ठीक है। अब सुनो, अगर मैंने बोला सरफेस टेंशन से पहले हमको पढ़ना है कुछ फोर्सेस के नाम पढ़ने हैं, तो एक होता है आपका अधेशन, ठीक है, अधेशन होता है, या फिर इसको हम बोलते हैं कभी कभी एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। सिमिलरली दूसरा होता है आपका, दोनों को एक साथ ही पढ़ा जाता है, इसको हम बोलते हैं कोहेजन। प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों कोहेजन, और नाम फोर्स का क्या हो जाएगा? इसको हम बोल देंगे कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब देखिए फ्लूइड जो होता है, या कोई पानी है या कोई गैस है, ठीक है, या कोई भी लिक्विड है, वो सिर्फ ऐसे होना है कि बस पड़ा हुआ है, वो किसी के साथ कांटेक्ट में तो आएगा ना। जैसे यहां पर हवा है, वो दीवार के साथ कांटेक्ट में आती है। जैसे आपके पास में बोतल है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में मान लीजिए बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी है, क्या ये पानी आपका इस प्लास्टिक के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है? जब प्लास्टिक के साथ में कांटेक्ट में आ रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ तो इनके बीच में फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई तो इंटरेक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, ये 2 टाइप के फोर्स हैं, ये तभी आते हैं जब आपका 2 बॉडीज के बीच में क्या होता है? कांटेक्ट होता है। 2 बॉडीज के बीच में क्या होता है? कांटेक्ट होता है। अब फर्क क्या होता है? देखो एडहेसिव, आपने नाम सुना होगा ना फेविकॉल का, बहुत पहले फेविकॉल को जो ऐड आते थे वो हाथी वाला ऐड खींच रहा है उसको, ठीक है, तो उसके नीचे आपका भी नाम पढ़ना, उसका नाम पूरा लिखा था कि फेविकॉल एडहेसिव, ठीक है, इट इज एन एडहेसिव। एडहेसिव का मतलब क्या होगा? एडहेसिव का मतलब क्या होगा? ये आपका 2 चीजों को चिपकाने की, यानी चिपकाने की कोशिश करता है। जो फेविकॉल होता है वो एडहेसिव होता है, यानी वो 2 चीजों को आपको चिपकाने की कोशिश है। जो पेंट होता है वो भी एडहेसिव होता है, यानी वो आपका दीवार पे चिपक जाता है, ठीक है। यानी आपका क्या होता है, अगर, ठीक है, ये क्या होता है? फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल लेवल बात करें, मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 डिफरेंट बॉडीज। और क्योंकि हम फ्लूइड में पढ़ रहे हैं, इसका फ्लूइड का पार्ट मान के पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड के लिए लेते हैं 2 डिफरेंट फ्लूइड्स। ये सॉलिड में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हम फ्लूइड के लिए पढ़ रहे हैं तो हम फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स और 2 डिफरेंट फ्लूइड्स या 2 डिफरेंट बॉडीज कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ
सेम बॉडी, बस एक फर्क है शब्द का, डिफरेंट सेम। डिफरेंट सेम मतलब कि मान लीजिए ये बोतल है, ठीक है, बोतल में पानी है, कि पानी जो फोर्स है किसके बीच में, पानी और बोतल के बीच में, वो क्या कहलाएगा, वो अधेसिव फोर्स कहलाएगा। दूसरी बात, पानी के अंदर खुद के मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल के अंदर के खुद के फोर्सेस हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा बच्चों, वो कोहेजन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको कोहेजन बोलते हैं इसको। अच्छा, याद करने के लिए मैं एक सिंपल सा नाम बोलता हूं, कभी कभी ऐसे ही, वैसे आप इसको दिल पे ना लें, ठीक है, तो इसको याद करने के लिए मैं ऐसे याद करता हूं कि अधेशन का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब होता है, हो गया दूसरे से प्यार, या चिपकने वाली बात हो रही है ना, तो उसको मैं ऐसे याद करता हूं, दूसरे से प्यार। ठीक है, और इसका क्या मतलब होगा, सेम, यानी खुद से प्यार, जो कि बहुत जरूरत है आपको। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया, ऐसी चीजें ना करो, खुद से प्यार करना। जिस दिन खुद से प्यार करना सीखा ना बच्चा, उस दिन ना दुनिया की सारा प्यार आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, खुद से प्यार मतलब फ्लूइड के अपने मॉलिक्यूल्स में कितना अट्रैक्शन फोर्स है, कितना जुड़े रहने की क्षमता है। प्यार का मतलब अट्रैक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स या कोहेजन बोलेंगे। और आपका इस फ्लूइड का दूसरी बॉडी के साथ में कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट कितना ज्यादा देर टिक सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं आपका, उसको हम बोलते हैं आपका अधेसिव फोर्स। समझ गए। एग्जांपल के लिए हो जाएगा फेविकॉल, गम, पेंट। ठीक है, कैसे सर, आप फेविकॉल को किसी जगह लगाते हो, फेविकॉल जब किसी जगह, क्या फेविकॉल वहां चिपक जाता है ना, या दो बॉडी चिपकाता है, इसका मतलब क्या है, फेविकॉल के अंदर ये क्षमता ज्यादा है कि वो किसी दूसरी बॉडी के साथ में चिपक जाए। क्या क्षमता ज्यादा है कि किसी दूसरी बॉडी के साथ में चिपक जाए, तो इस तरह से। अब इसके बाद और बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। और बेसिक डिफरेंस होता है बच्चों इसके एंगल ऑफ कांटेक्ट, समझना है, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मान लीजिए मैंने क्या किया, ये आपकी कोई ग्राउंड है या कोई फ्लोर है, कोई दीवार है, कुछ भी है, इस पे मैंने क्या किया कि मैंने कोई बूंद रखी किसी फ्लूइड की, ठीक है, और मैंने क्या किया, अधेसिव, उसके अंदर अधेशन ज्यादा है। अब देखो यहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, देखो समझना, अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर मैंने बोला फर्स्ट केस में कि अधेशन जो है इट इज ग्रेटर देन कोहेजन, किसी फ्लूइड के अंदर, ये प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, किसी फ्लूइड के अंदर अधेशन ज्यादा होता है और कोहेजन कम होता है, यानी उसको खुद के साथ चिपकने में दिक्कत है, दूसरे साथ चिपकने में उसको अच्छा लगता है। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें तो समझो, मान लीजिए इस तरह से जब मैं बूंद रखूंगा तो बूंद कैसे होगी, अधेशन। अब बूंद आप जब कोई स्फेरिकल लेके आओगे तो स्टार्टिंग में तो आपने ऐसे रखोगे, कोई बूंद टपक के आएगी तो जस्ट वो आपका स्फेरिकल इस तरह से होगी। लेकिन अगर उसके अंदर अधेशन ज्यादा होगा, यानी दूसरे से प्यार ज्यादा होगा, यानी वो इस सरफेस पे ज्यादा फैलेगी, खुद के पास कम रहेगी, तो बाद में जो उसकी शेप आ जाएगी बच्चों, बाद में उसकी शेप कुछ इस तरह से आ जाएगी। समझ रहे हो कि मतलब उसको, इस बूंद को आपके अंदर उसकी जो अधेशन है वो ज्यादा है, इसका मतलब दूसरे के साथ में प्यार ज्यादा है, यानी दूसरे सरफेस पे ज्यादा होगा, खुद के पास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वही बात करूं दूसरा केस, तो मैं क्या बोलूंगा, मान लीजिए इस बार क्या है आपका, अधेशन इज इक्वल टू कोहेजन है। अधेशन इज इक्वल टू, अगर कोहेजन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि इस बार कोहेजन ज्यादा, यानी खुद से प्यार ज्यादा। और खुद से प्यार ज्यादा का मतलब क्या है कि आपका इस बार जो बूंद बनेगी ना, बूंद जो बनी है वो स्फेरिकल थी, स्टार्टिंग में आई तो स्फेरिकल थी, लेकिन जब वो फैलेगी तो वो इस तरह से फैलेगी कि वो नीचे वाले पे कम होगी, क्योंकि नीचे वाला क्या है, अधेशन, ऊपर पे क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जब वो फैलेगी बच्चों तो वो इस तरह से फैलेगी। समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी सरफेस है, दूसरे साथ कांटेक्ट है, वो कम हो रहा है और खुद के अंदर ज्यादा है। ठीक है, ये वाली बात आ गई। अब इसमें बच्चों एक चीज निकालते हैं हम, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, आप कुछ नहीं, जहां कांटेक्ट हो रहा है ना, जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां पे एक टेंजेंट खींच दो, जहां कांटेक्ट हो रहा है वहां एक टेंजेंट ऐसे खींच दी। यहां कांटेक्ट कैसे सर, यहां कांटेक्ट ऐसे, हाँ इस साइड भी खींच सकते हो, दोनों एक ही बात है, या तो एक साइड खींचोगे ना। अब फ्लूइड की साइड से एंगल देखो, फ्लूइड की साइड, यानी फ्लूइड यहां पर है, यहां पे नहीं है ना फ्लूइड, फ्लूइड की साइड से एंगल लो, ये एंगल ले लिया, ये थीटा, इसमें एंगल लिया फ्लूइड की साइड से, यानी ये एंगल, ये थीटा। यहां पे देख के बता सकता हूं क्या थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम है, या फिर मैं बोल दूं क्या है आपका, एक्यूट है। यहां पे क्या है आपका, थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, या फिर मैं बोल सकता हूं उसको ऑब्ट्यूस है। जो बच्चों ये थीटा है ना, इसी को हम बोलते हैं आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट। कई बार क्वेश्चन आया है कि अगर कोहेजन ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, 90 होगा, राइट होगा, ऐसे कुछ सवाल आते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से आ जाओ। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़ी तोप चीज तो मैंने पढ़ाई नहीं आपको, बस अधेशन ज्यादा तो ऐसा डायग्राम, तो एक्यूट एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अधेशन, सॉरी उल्टा मैंने इक्वल के लिख दिया, सॉरी, कोहेजन ज्यादा
इस तरह से डायग्राम, एंगल आपका 90 डिग्री से ज्यादा यानी एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया अधेशन क्या होता है, कोहेजन क्या हो जाए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं बच्चों सरफेस टेंशन पे। अब सुनिए बच्चों सरफेस टेंशन की बात। देखो अधेशन कोहेजन वापस आएगा थोड़ी देर बाद, जब हम कैपिलरी पढ़ेंगे ना तो वहां पे वापस आएगा, लेकिन अभी समझिए। देखो इतना मजा आएगा ना पढ़ने में सारी चीजें कि गलती नहीं कर जाओगे आज के बाद में। अब सुनो, अब नेक्स्ट होता है बच्चों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, अगर मैं सरफेस टेंशन की बात करूं तो होता क्या है, इसको हम जनरली कभी कभी कोई किताब टी से रिप्रेजेंट करती है, कोई किताब सिग्मा से रिप्रेजेंट करती है, मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये होता क्या है, ये कुछ नहीं होता। मान लीजिए आपका कोई भी कंटेनर है और कंटेनर के अंदर आपका कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है। मैंने ये डायग्राम को दिखा दिया आपको, वैसे एक्चुअली होगा 3D डायग्राम। ठीक है, तो 3D डायग्राम अगर मैं 3D डायग्राम बनाता हूं आपके सामने तो इस तरह से बन जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से डायग्राम बन गया। तो आप देख रहे हो कि ये जो फ्लूइड है वो कहां कहां कांटेक्ट में आ रहा है कंटेनर से। क्या इस ये लाइन है कांटेक्ट की, क्या ये लाइन है कांटेक्ट की, क्या ये लाइन है कांटेक्ट की, क्या ये लाइन है कांटेक्ट की। ठीक है, अब किसी भी अंदर वाले फ्लूइड की अगर हम बात करें तो इस पे फोर्स क्या लग रहा होगा, चारों साइड से फोर्स, सॉरी कंप्रेसिव फोर्स होगा। किसी भी फ्लूइड के अंदर वाले पार्टिकल बात करें, क्या उस पे फोर्स हर साइड से लग रहा होगा, क्या नेट फोर्स क्या होगा अंदर की तरफ, जीरो। तो दुनिया में ना हर बॉडी चाहती है कि वो स्टेबल रहे। स्टेबल का मतलब एफ नेट जीरो हो, एफ नेट जीरो हो गया। अगर एफ नेट जीरो होने का मतलब उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, जब दबाने की कोशिश कर रहा है तो उसका मतलब उसके सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश कर रहा है। जब सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कोई फोर्स आ रहा होगा। तो बच्चों वो कहां से आएगा फोर्स, वो फोर्स आपका इन ऊपर की तरफ से आ रहा है ना, एटमॉस्फेयर की तरफ से, तो फोर्स ऊपर की तरफ से आएगा। उस फोर्स को बैलेंस करना है। देखो ये हो गई मान लो लाइन, इस पे एटमॉस्फेयर की तरफ से फोर्स लग रहा है। अगर मुझे इस पे एफ नेट जीरो करना है तो क्या नीचे से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो जो नीचे से फोर्स आता है ना वही बच्चों क्या कहलाता है, आपका सरफेस टेंशन। और वो कहां पे आएगा, पहली बात सरफेस पे आएगा। कहां पे लगेगा, जहां पे सरफेस आपकी कांटेक्ट में है कंटेनर के साथ में। ठीक है, तो सरफेस टेंशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या हो गया बच्चों, फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी डिफाइंड एज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ को आप बोलते हो, तो मतलब अगर मैं टी को लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन लेंथ हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी चीज है। लगे हाथ बच्चों, अगर मैं आपसे इसकी एसआई यूनिट पूछ लूं तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। अच्छा लगे हाथ, मैं इसके आपसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेते हैं ना एग्जाम में, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, याद होना चाहिए आपको फोर्स का, और नीचे हो जाएगा एल, यानी इसका हो जाएगा आपका एम टी माइनस टू। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, इस तरह से आप लिख सकते हो। कभी कभी सीजीएस यूनिट पूछता है तो यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट हो गया, डायन पर सेंटीमीटर, उस तरह से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका फोर्स। अच्छा इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है आपको फोर्स निकालने में। देखो जो टी होता है ना, टी इसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। टी क्या होता है आपका, सरफेस टेंशन। ये एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होती है। अभी सर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का मतलब बच्चों है कि हर फ्लूइड के लिए अपना अपना सरफेस टेंशन होगा। जैसे वाटर के लिए 0.072 होता है, ठीक है, हर फ्लूइड के लिए मरकरी कुछ और होता है, सबके लिए अपना अपना होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन की वैल्यू कम हो जाती है। ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अगर इंप्योरिटीज डाल दोगे तो सरफेस टेंशन चेंज हो जाएगा, कितना कम होगा ज्यादा होगा वो तो डिपेंड करेगा कैसी इंप्योरिटी आपने डाली है। तो ये आपका किस पे डिपेंड करता है कि फ्लूइड कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप ये सारी चीज पता होनी चाहिए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे यहां बतानी है कि अगर जो सरफेस टेंशन होता है, टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। देखिए कहीं फोर्स में एरिया तो नहीं आ रहा है ना, तो आपका जो टी होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वो लेंथ पे जरूर डिपेंड करता है। और लेंथ चाहे इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, सरफेस टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। तो ये वाली बात हो गई किसके बारे में, सरफेस टेंशन। किसका इसका यूज क्या होता है, जनरली फोर्स निकालने के लिए इसका यूज होता है। तो वो क्या हो जाएगा आपका, फोर्स टी इंटू एल आप कर दोगे तो यहां से फोर्स आ जाएगा। ठीक है, बाद में हम सवाल देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप कि सरफेस टेंशन क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट बच्चों जो होता है उसको हम बोलते हैं आपका सरफेस एनर्जी। क्या होता है बच्चों आपका सरफेस, जहां भी बच्चों फोर्स आएगा, साफ सीधी बात है ना, फोर्स की वजह से क्या आता है, एनर्जी या वर्क आता है। तो नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगी आपकी, सरफेस एनर्जी।
इसको हम कभी कभी डब्ल्यू से, कोई किताब इसको एस से, अलग अलग किताबें जैसे फॉलो करती हैं, हम डब्ल्यू से ले लेते हैं, क्योंकि वर्क की तरह ही है ना, एनर्जी वर्क हीट एक तरह से एक ही तरह काम करती हैं आपके लिए, जब तक थर्मोडायनेमिक्स ना पढ़ो आप, ठीक है। तो देखिए सरफेस एनर्जी क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है, अभी बताता हूं। देखिए सरफेस एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी का मतलब ये हो जाएगा, मान लीजिए अपन ने क्या किया, ये आपके पास में फ्लूइड था, बहुत सिंपल सा मीनिंग बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं तो समझो। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बूंद रखी है आपकी, ठीक है, जब, और बूंद यहाँ पे ऑब्वियसली चिपकी हुई होगी, जब मैं इसको मूव करूंगा, जब मैं इसको मूव करूंगा तो क्या ये और ज्यादा चिपक जाएगी, बूंद फैल जाएगी ना बूंद, तो क्या जो बूंद का एरिया जो है, सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद द फ्लोर, क्या वो बढ़ जाएगा, ठीक है। या सिमिलरली करो, क्या कर सकता हूं मैं, इसी बूंद को उल्टा लेके आता हूं, इसको समेटना शुरू करता हूं, जैसे आप जनरली जब पोंछा ओछा लगाते हो, वाइपर का यूज करते हो, इसको समेटता हूं, तो क्या ये बूंद बन जाएगी, जब ये बूंद बन जाएगी तो क्या फिर से इसका सरफेस एरिया चेंज होगा, तो इसके सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए, इसके सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए क्या आपने कुछ एनर्जी लगाई होगी, या तो एनर्जी लगाई होगी या एनर्जी उससे मिली होगी, एक्सपेंड हुई होगी। तो जो एनर्जी आपने लगाई है ना बच्चों, सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए जो आपने एनर्जी लगाई है, उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं। समझ में आई बात। और सरफेस पे कौन सा चीज आती है, अभी अभी पढ़ा है, सरफेस पे आती है सरफेस टेंशन। अब सुनो, मतलब सरफेस एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी क्या होती है, सरफेस एनर्जी कुछ नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए आपने क्या किया है, यहाँ पे आपके एक बूंद है, ठीक है, उसको जब आप इस तरफ खींचते हो तो क्या उसका कांटेक्ट बढ़ जाएगा, कांटेक्ट बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या था, ए था, यहाँ पे एरिया ऑफ कांटेक्ट कुछ A1 से A2 हो गया। जब ये हुआ है तो साफ सीधी बात है, आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी का खर्च करना पड़ा है, कुछ एनर्जी को एक्सपेंड करना पड़ा है, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ एनर्जी को खर्च करना पड़ा है। जब वो एनर्जी को जो खर्च करना पड़ा है, उसी बच्चों उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आपका सरफेस एनर्जी बोलते हैं। कोई नई चीज नहीं है, कोई खतरनाक चीज नहीं है, सेम चीज। मान लो कल को आप वाइपर का यूज करके या पोंछे का यूज करके इसको इस तरफ लेके आ रहे हो, तो ये बूंद बन जाएगी, तो उस टाइम भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी होगी। तो उस सरफेस एरिया को, किसी बूंद के या किसी फ्लूइड के सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए, सरफेस एरिया को चेंज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत आपको होती है, उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें सरफेस एनर्जी की, तो ये क्या होती है आपकी, तो देखिए आप बोलते हो इसको W इज इक्वल टू, आप बोलते हो इसको सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ठीक है। या कभी कभी दूसरी किताबों में इसको ऐसे लिखा जाता है, T इज इक्वल टू डेल्टा W बाय डेल्टा ए, जहां पे ए क्या है आपका, एरिया का चेंज, जो भी सरफेस एरिया का चेंज है उसको लिखते हो। और ये डेल्टा W क्या है, ये आपका चेंज इन सरफेस एनर्जी, जिसको आपको रिक्वायर्ड है, चेंज इन सरफेस एनर्जी या एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी एक्सपेंड, ये सब नाम वहां पे यूज करता है। तो इस तरह से, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, यहां से भी डेल्टा W इज इक्वल टू T इंटू डेल्टा ए, ये क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी एक्सपेंड हो जाएगी आपकी, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी एनर्जी एक्सपेंड हो जाएगी। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं आपका सरफेस एनर्जी। आई होप कि छोटी चीज समझ आई हो। अब इस पे एक छोटा सा प्यारा सा सवाल बनता है, और वो बहुत फेमस सवाल है, पता नहीं दुनिया के कितने एग्जामों में कितने बार पूछा गया है, तो इसको हम यहाँ पे एक बार अटेंड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, देखो जब भी याद रखना, जब भी आपका किसी फ्लूइड का एरिया चेंज कर रहे हो, कांटेक्ट एरिया, सरफेस एरिया, कुछ भी चेंज कर रहे हो, तो उस एरिया को चेंज करने के लिए जो एनर्जी की खपत, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एक्सपेंशन आपको करना पड़ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका उतना आपको वर्क रिक्वायर्ड है, वो आपका चेंज रिक्वायर्ड है, उसी को हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं। अब देखिए यहां से अगर मैं बात करूं, आपका एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि आपकी एक बड़ी बूंद है, क्या है, एक बहुत बड़ी बूंद है जिसका एक बड़ा रेडियस है r क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया, ठीक है। एक फ्लूइड है जिसका ये बूंद है आपकी, उसको मैंने क्या किया, आपको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा है। मैंने कितने छोटी सब बराबर रेडियस की, ये r रेडियस ऐसी कितनी बूंदों में, n ड्रॉप्स में, n ड्रॉपलेट्स में उसको मैंने ब्रेक कर दिया। एक बहुत बड़ी ड्रॉप को मैंने क्या किया, n बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया। बोलता है कि ये करने में कितनी एनर्जी एक्सपेंड हुई है, ये करने में कितनी एनर्जी एक्सपेंड हुई है। तो इसका कुछ नहीं सर, एनर्जी एक्सपेंड क्या होता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब सरफेस एनर्जी क्या होता है सर, वो T इंटू एरिया होता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहले निकालते हैं। अब यहां पे आपका एरिया, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे जो सरफेस एरिया A1, तो वो हो जाएगा आपका, इसका एरिया कितना होता है बच्चों, एरिया होता है सर पाई
सॉरी 4 पाई, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पे कितना एरिया हो जाएगा, यहां पे एरिया हो जाएगा A2, हो जाएगा आपका क्या 4 पाई आर स्क्वायर। क्या यही होगा क्या? नहीं, यही बच्चे गलती कर जाते हैं। सर टोटल तो n है ना, तो n से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल तो सबका जुड़ जाएगा, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, इसका 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे करके n टाइम तो सबका जुड़ जाएगा, यानी आपका n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा A2। अब वर्क जो डेल्टा वो, यही आपका क्या है, एनर्जी एक्सपेंड है या एनर्जी रिक्वायर्ड है, कुछ ही बोल सकते हो, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है ये करने के लिए। तो आप इसको क्या करोगे सर, आप इसको करोगे चेंज करना है आपको, तो आप क्या बोलोगे, T इंटू डेल्टा ए, ठीक है, T इंटू आपका A2 माइनस A1 लिख सकता हूं, ठीक है। अब जब A2 माइनस A1 लिख सकता हूं तो T तो सेम है ना, क्योंकि फ्लूइड एक फ्लूइड के लिए सेम रहता है, आपका फ्लूइड तो सेम है ना यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब एरिया क्या है, A2 एरिया है आपका n इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या मैं 4 पाई कॉमन ले लूंगा, ठीक है, तो ये आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 4 पाई टी इंटू एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पर गड़बड़ ये है कि ये आर तो मुझे पता ही नहीं है, ये आर तो मुझे पता, मैंने तो बस इतना बोला ना कि मैंने एन ड्रॉपलेट्स में तोड़ा है, मैंने आपको आर की वैल्यू नहीं दी है। अब कैसे करूंगा सर, मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो एक फंडा ये लग सकता है सर कि सर ये आपकी बहुत बड़ी ड्रॉप को मैंने इतनी छोटी 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 ड्रॉप में तोड़ा, तो स्टार्टिंग में जितना मास था क्या उतना ही मास फाइनल रहेगा? बिल्कुल। डेंसिटी अगर सेम है तो स्टार्टिंग में जितना वॉल्यूम था क्या उतना ही फाइनल वॉल्यूम रहेगा? बिल्कुल सर, सही बात बोल दिया आपने। इसको एक काम करते हैं, यही आपका डेल्टा डब्ल्यू है, इसको हम फर्स्ट बोल देते हैं। मैं बोलूंगा सर कि आपका इनिशियल वॉल्यूम मस्ट बी फाइनल वॉल्यूम बाय मास कंजर्वेशन, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना है, बड़ा, यानी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे n मल्टीप्लाई मत कर जाना, भूल जाना, क्योंकि n है ना आपकी, इंटू 4/3, एक का कितना होगा 4/3 आर क्यूब, ठीक है। जब यहां से काटा पीटी मचाओगे तो आंसर पाओगे। आंसर क्या निकल के आएगा आपका r बाय n की पावर 1/3। क्या किया, r का क्यूब रूट ले लो, n की पावर 1/3, ये हो जाएगा, सेकंड आ गया, बस r निकल के आ गया। अब कुछ नहीं, इसको आपने इसमें यूज कर लिया, यूजिंग r इन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, ठीक है। तो आप डेल्टा w क्या लिख लोगे बच्चों, डेल्टा w, अब कुछ नहीं, 4πt तो 4πt है, ठीक है। अब 4πt है, अब ये r जब अंदर रखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका n इंटू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी r स्क्वायर बाय n 2/3 माइनस आर स्क्वायर। क्या ये r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर टी, यहां क्या आ जाएगा, इसको 1 में से 2/3 गया था तो n की पावर 1/3 माइनस 1। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं हर 2-3-4 साल में, इस तरह का क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सरफेस टेंशन अभी चैप्टर थोड़ा सा और बचा हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो ये एक बेसिक सरफेस टेंशन खत्म हुआ। अब सरफेस टेंशन पे एक टाइप की प्रॉब्लम और बनती है, देखो सरफेस टेंशन को 3 पार्ट में बांटा जाता है आपका। एक तो हो गया सरफेस टेंशन, कैपिलरी राइज और विस्कोसिटी, जिसमें से हम अभी सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं। कैपिलरी राइज और विस्कोसिटी हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें यहां पर ये जो नेक्स्ट चीज कर रहे हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि यहां से सिंपल सवाल बनता है। देखो याद रखना आपके एग्जाम में, क्योंकि एक टाइम बाउंडेशन है हर क्वेश्चन को करने की, तो आपके क्वेश्चन जो आएंगे इतने बड़े नहीं आएंगे कि आप सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। आपके वो क्वेश्चन जरूर आएंगे जो फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पे हमको निकालना पड़ता है एक चीज जिसको हम बोलते हैं आपका एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान देना। एक्सेस प्रेशर क्या होता है, किसी भी चीज को फॉर्म कर रहे हो तो कहीं ना कहीं से प्रेशर लग रहा होगा। फ्लूइड में फ्लूइड प्रेशर तो होता ही, आपने पढ़ाई है अच्छे से, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट जो केस है आपका वो है आपका ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब क्या होता है, बूंद। बूंद का मतलब कि अंदर पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। आप सुनो, एक ड्रॉप है आपकी इस टाइप से, इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। अगर वाटर ड्रॉप है तो वाटर भरा हुआ होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें सरफेस टेंशन क्या बोलता था, अपना मिनिमम एरिया, इसका मिनिमम एरिया रखने की कोशिश करता था, ठीक है। और सरफेस टेंशन कहां किसकी वजह से आता है, कोहेजन की वजह से या आपका अधेशन की वजह से। अब बाहर तो आपने कुछ माना नहीं है तो सिर्फ कोहेजन की बात करी जाएगी यहाँ पे। अब सुनो, मान लो इस
ड्रॉप को हम दो पार्ट में तोड़ दें, इस ड्रॉप अब इसमें हो क्या रहा होगा, क्या अंदर पानी है, और पानी के अपने अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, क्या वो अपने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे? हाँ सर, फोर्स लगा रहे होंगे। तो अंदर की तरफ से एक फोर्स लगता है पी आई, ये पी आई क्या हो गया, ये हो गया इनसाइड प्रेशर। इनसाइड प्रेशर, ड्रॉप के अंदर खुद का ही प्रेशर होगा, बिल्कुल होगा सर। और क्या इसके ऊपर बाहर क्या है, बाहर तो एटमॉस्फेयर है, अगर बाहर एटमॉस्फेयर है तो ये इसके ऊपर एक बाहर से क्या पी नॉट लग रहा होगा। पी नॉट क्या है बच्चों, पी नॉट को मैंने मान लिया आउटर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ बच्चे इसको पीएटीएम भी लिखते हैं पर उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है, ठीक है ठीक है, ये हो गया। तो बच्चों ये एक्सेस प्रेशर क्या होता है, याद रखना, एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है पी इन माइनस पी नॉट, जिसको हम जनरली डेल्टा पी से भी लिखते हैं। स्मॉल पी का मतलब मैंने यहाँ पे स्मॉल पी को प्रेशर से डिनोट किया है आपका, तो आपको निकालना क्या है, डेल्टा पी निकालना है। अब समझते हैं अब कैसे निकालेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इस ड्रॉप को ना एक हाफ पार्ट में तोड़ देते हैं। हाफ पार्ट में मतलब मैंने इस तरह से ड्रॉप को तोड़ दिया और किसी एक पार्ट को देख रहे हैं, अब अंदर तो पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल ठीक है ठीक है। अब देखो अगर ये भरा हुआ है अंदर, तो मैं क्या बोलूंगा सर, ये जो एक लाइन है और लाइन के अलोंग क्या लगता है सर, लाइन के अलोंग टेंशन लगता है, सरफेस टेंशन। तो ये क्या लग रहा होगा, यहाँ पे टी 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 इस टाइप से लग रहा होगा, ठीक है। अंदर से क्या लग रहा होगा सर, अंदर से आपका लग रहा होगा तो इस तरह से लग रहा था आपका। अच्छा एक और बात, क्या जो पी एटीएम लग रहा है सर, पी एटीएम ऐसे लग रहा होगा, या पी नॉट माना है इसको, वो ऐसे लग रहा होगा। और पी इन क्या वो इस तरह से लग रहा होगा, ठीक है, इस तरह से लग रहा होगा। अब देखिए अगर मैं लिखना चाहता हूं, देखो ये पूरा अगर मैं मानता हूं तो ये प्रोजेक्टेड एरिया इस पे लगता है, इस पे लगता है, ठीक है। और ये क्या है, ये रेडियस आर मान रखा है आपने, अगर मान रखा है तो इसका रेडियस मैंने क्या दे रखा है आपको, मान लीजिए आर दे रखा है, ठीक है। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला निकल के आने वाला है और फॉर्मुला रटना है आपको, क्योंकि फॉर्मुला क्वेश्चन सीधा आएगा उसके ऊपर, ठीक है। ये हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से सर कि टेंशन, सरफेस टेंशन आपका ऊपर है उसके, अच्छा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना होता है याद करो, टेंशन क्या, सरफेस टेंशन फॉर्मुला क्या था सर, एफ अपॉन एल था, ठीक है। तो एफ क्या हो जाएगा, टी इंटू एल, ये चीज तो पता है, ठीक है। इस चीज को मैं हटा देता हूं बस। सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, फोर्स क्या होता है, टी इंटू एल होता है। चलो एक काम करता हूं मैं साइड में कहीं ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन वो क्या होता है, टी इंटू एल होता है, ठीक है। प्रेशर क्या होता है सर, प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। इतनी बात भी समझ में आती है। अब अगर मैं इस पे फोर्स की बात करूं, मैंने क्या कहा था कि फ्लूइड जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही फोर्स नीचे लग रहा होगा। अगर मैं ऊपर वाले फोर्स की बात करूं तो ऊपर टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से वो क्या लग रहा होगा, टी इंटू लेंथ। अब लेंथ होती है सरफेस की लेंथ, वो ऐसे होगी, और ऐसे मतलब क्या हो, ये सिर्फ सरकमफ्रेंस होगी, और वो क्या हो जाएगी बच्चों, टू टी इंटू टू पाई आर हो जाएगी, बहुत सिंपल। अगर मैं बात करता हूं पी एटीएम, ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है, तो पी नॉट एरिया, प्रेशर इंटू एरिया, एरिया अब एरिया क्या होगा इसका सर, एरिया हो जाएगा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जितनी सरफेस उसके हिसाब से बात करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा आपका नीचे की तरफ, नीचे की तरफ बात करूं तो ये पीन लग रहा है, पीन प्रेशर इंटू एरिया, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी फ्लूइड के ऊपर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है फॉर इक्विलिब्रियम, तो जितना ऊपर उतना नीचे, यानी आप टी इंटू टू पाई आर प्लस पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर रख दोगे, बहुत सिंपल, ठीक है। अब यहां से काटा बेटी मचाओ, क्या क्या कटेगा यहां से, तो देखो पाई 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 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहां से आर आर और आर कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहां से 2t बच गया, यहां पे क्या हो जाए प्लस पी नॉट इंटू आर बच गया, यहां क्या हो गया पी इन इंटू आर हो गया। एक काम करता हूं, मुझे निकालना क्या था, मुझे पी इन माइनस पी नॉट निकालना है, तो मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं, तो मैं एक बार लिख लेता हूं इसको, तो मैं क्या लिखूंगा, पी इन इंटू आर माइनस पी ओ इंटू आर इज इक्वल टू 2t बच गया, ठीक है। पी इंटू आर, इसको मैं क्या किया, इसको मैं इधर लेके गया, ठीक है, ये हो गया। तो यहां से क्या आएगा, पी इन कॉमन आ जाएगा, पी नॉट भी कॉमन आ जाएगा, आर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा 2t। बच्चों ये क्या है, ये है आपका डेल्टा पी, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं आपका, इसी को हम बोलते हैं बच्चों एक्सेस प्रेशर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अबे हाँ के ना बोलो, ठीक है। डेल्टा पी इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा 2t बाय आर। ये फॉर्मूला आपने रटा होगा ना, समझ में आया फॉर्मूला आया कहां से,
पर प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों। प्रूफ मैंने करवा दिया बिकॉज ना कुछ बच्चों को अंदर से बहुत मन करता है सर प्रूफ पता चल जाए तो मजा आता है, फॉर्मूला याद करने में आसान होता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फॉर्मूले अगर एक बार प्रूफ पता चल जाए तो फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा आसान होता है। तो मैंने याद करवा दिया आपको, डेल्टा पी इज इक्वल टू 2t बाई आर विल बी योर फॉर्मूला। ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका ड्रॉप के लिए। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों जो आपका ड्रॉप के ऊपर पढ़ लिया, नेक्स्ट जो होता है वो आपका होता है बबल के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा ना बबल में जो शायद आपको कहीं और नहीं पढ़ाई जाती, शायद आपको किताबों में भी देखने को ना मिले, वो चीज आपको यहां देखने को मिलेगी। देखिए अब देखिए दूसरा किस क्या बोल रहा हूं मैं, बबल। अच्छा बबल का मतलब क्या होता है? बबल का मतलब होता है कि आपका उसके गुब्बारे की तरह होता है। बबल का मतलब एक गुब्बारा होता है, ठीक है। उसमें होता क्या है, आई होप कि सबने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो रोक के नोट डाउन कर भी सकते हैं। बबल का मतलब क्या होता है? बबल इज स्टूडेंट्स, बबल इज लाइक अ गुब्बारा। गुब्बारा मतलब बैलून, मतलब उसके अंदर भी हवा होगी और बाहर भी क्या होगी? हवा होगी। सॉरी बैलून नहीं, बबल मैं बैलून नहीं लिख रहा हूं उसको, ठीक है, बबल। अब सुनो, बबल का मतलब क्या होता है? उसके अंदर भी हवा, उसके बाहर भी हवा। अगर मैंने इस तरह से बबल बनाया, अब जो मैं बात बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रिक बताता हूं याद करने की। देखो प्रूफ तो मैं कर ही दूंगा, प्रूफ करने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, प्रूफ तो मैं आपके सामने कर दूंगा, पर ट्रिक से याद करते हैं। ट्रिक से क्या याद करनी है कि आपकी इफ, मैंने ऐसे बोला, इफ वन सरफेस अवेलेबल, ठीक है, किसके लिए अवेलेबल है? टू एयर, जहां पे एयर का कांटेक्ट है। अगर वो जितनी एक सरफेस अवेलेबल है तो आपका डेल्टा पी क्या याद करना है आपको बच्चों? 2t बाय आर याद करना है। ये याद करो, जितनी सरफेस अवेलेबल है उतने 2t बाय आर, ये याद रखो। अगर एक सरफेस अवेलेबल, अवेलेबल का मतलब जहां पर एयर है, अवेलेबल का मतलब याद रखना जहां पर एयर है, जितनी सरफेस अवेलेबल उतने 2t बाय आर, ये याद रखो। अगर दो सरफेस अवेलेबल होंगी, इफ टू सरफेस अवेलेबल, और ये अवेलेबल टू किसको? एयर को अवेलेबल, ठीक है, टू एयर, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा उस टाइम पे? सर एक सरफेस के लिए 2t बाय, तो दो के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2t बाय आर, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4t बाय आर विल बी योर आंसर। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि इसकी यहां मुझे जरूरत है। अब देखो, क्या ये बबल है? क्या यहां एयर है? ठीक है, क्या बाहर भी एयर है? मुझे बताओ कितनी सरफेस अवेलेबल है? सर जहां जहां एयर है उसको हम अवेलेबल सरफेस मानेंगे, भले ही यहां प्रेशर पी लग रहा हो, भले ही यहां पी नॉट लग रहा हो, ठीक है। जब इसको हम आधा तोड़ेंगे तो आधा तोड़ने के बाद देखो कुछ भी बोलो पर सरफेस अवेलेबल है ना, यानी कुछ तो मोटाई होगी ना, हल्की सी, चाहे रेडियस को आप सेम मान लो, दोनों के लिए बहुत पतला सा होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सर बाहर वाली सरफेस पे भी क्या लगेगा? आपका सरफेस टेंशन लगेगा। अंदर वाली सरफेस पे भी क्या होगा? आपका टेंशन लगेगा। तो इस बार आपके दो सरफेस पे टी लग रहा है, ठीक है। तो मैं जब वो वाली चीज लिखता हूं तो क्या लिखूंगा सर? ऊपर जब मैं लिखूंगा तो पहली बात तो बाहर वाली सरफेस पे टी इंटू 2 पाई आर, अंदर वाली सरफेस पे टी इंटू 2 पाई आर, तो क्या 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। अच्छा ऊपर क्या लग रहा है? पी नॉट लग रहा है। पी नॉट क्या हो जाएगा? जो पिछले वाला सवाल था ना उसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या लगेगा? पी इन इंटू पाई आर स्क्वायर। जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे ना, जब इसको सॉल्व करोगे, फर्क क्या आ रहा है? फर्क सिर्फ इसका 2 आ रहा है। तो आखिरी आंसर में क्या आएगा? जो भी पिछले बार आंसर आया था उसका डबल कर देना, यानी इस बार डेल्टा पी क्या आएगा आपका? 4t बाय आर। सॉल्व करना बच्चों, आंसर यही आएगा निकल के, ठीक है। अच्छा याद करने का तरीका देखो, सर अंदर एयर बाहर एयर, कितनी सरफेस? दो सरफेस। अंदर एयर बाहर एयर, कितनी सरफेस? दो सरफेस। एक सरफेस 2t बाय आर, दो सरफेस 4t बाय आर, आंसर। अब बता दो बच्चे ने गलतियां करते, इतनी बड़ी वाली बेवकूफ वाली बच्चे गलती करते हैं ना। क्वेश्चन में डायमीटर दिया होता है, कई बार ऐसे बच्चों ने क्वेश्चन में गलती करी है। क्वेश्चन में डायमीटर दिया होता है, बच्चे आंसर 2t बाय डी मार के आ जाते हैं। बोलता है कि अ बबल हैज अ डायमीटर ऑफ आर, और आंसर बच्चे 2t बाय आर आंसर करके या 4t बाय आर आंसर करके आते हैं। गलत हो जाएगा ना बच्चों, क्यों? डायमीटर इज डबल टाइम्स ऑफ रेडियस, तो वो आपको वहां मेंशन करना पड़ेगा ना। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां बच्चों मत प्लीज मत करना, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी गलती करके फालतू आपने, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया ना, देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो आप 5 नंबर छोड़ के आ गए, 5 नंबर उड़ गए आपके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, वो बात भूलना मत आप, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आया हो बबल। चलिए एक मैं बहुत बेहतरीन सवाल करता हूं, मैंने जितने बच्चों को आज तक वो सवाल करवाया है 90% बच्चों ने उसमें को गलत किया है, ठीक है। देखते हैं आप लोग सही कर पाते हो नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि मजा आता है उसको बस पूछने में, ठीक है। तो क्या करेगा उसको, वो इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिख देगा आपके सामने क्वेश्चन में
कि आप घबरा जाओगे और आप आंसर लिख के आ जाओगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन बस पता लगाने वाली बात है क्या चल क्या रहा है। क्वेश्चन है कि एन एयर बबल इज इनसाइड वाटर if the surface tension of water is T, then find the a bubble, यहां पे लिख लो, of radius r, find the value of एक्सेस प्रेशर। ठीक है, अब बात सुनो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते ही आप सिर्फ क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो बबल और खुशी के मारे हो जाते हो पागल, और जहां हुए आप पागल वहां हुआ आपका आंसर रॉन्ग। आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे, 2t/r, आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे 4t/r, आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे, इससे अलावा ऑप्शन ज्यादा तो मिलता ही नहीं है, t/r, और डी ऑप्शन क्या मिल जाएगा आपको 8t, ऑप्शन क्या मिल जाएगा 8t/r, इस तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। बबल देखता नहीं है बच्चा। देखो यहां तो मैं पढ़ा रहा हूं तो शायद आपका दिमाग ना थोड़ा सा दूसरे डायमेंशन में भी चल रहा होगा, सर ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है इतना इजी, कुछ तो लोचा होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी, तो आप शायद यहां पे वो आंसर ना दो जो, लेकिन एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा इसका, और उस टाइम आप बस सरफेस टेंशन सुनोगे, अच्छा सरफेस टेंशन बबल आंसर 40/r, तो आप बच्चे इसका आंसर क्या मार के आ जाएंगे 40/r, क्या सर एयर बबल 40/r आंसर, बाकी आप कुछ पढ़ते ही नहीं उस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस। क्वेश्चन क्या है, एन एयर बबल इज इनसाइड वाटर इफ द सरफेस टेंशन, वो तो ज्ञान दिया है, वो तो आपके नोन क्वांटिटी है। अगर आपका इस बार जो सरफेस टेंशन, आपका जो बबल है ना, एयर का बबल है, एयर है अंदर एयर है, वो आपका वाटर के अंदर है, इनसाइड वाटर, यानी यहां पे क्या है बच्चों, यहां पे आपका पानी भरा पड़ा है, यहां पे क्या भरा पड़ा है, यहां पानी भरा पड़ा है, और यहां पानी भरा पड़ा है, यहां पे क्या हो गया वाटर। अब मैंने आपको क्या याद कराया था कि जितनी सरफेस अवेलेबल होंगी, फ्री अवेलेबल होंगी, उतना एक्सेस प्रेशर 2t/r होगा। जितनी सरफेस, अगर एक सरफेस फ्री है, लेकिन फ्री किसके लिए, एयर से कांटेक्ट में है, जितनी सरफेस एयर के साथ कांटेक्ट में होंगी, फ्रीली अवेलेबल होंगी, उनका एक्सेस प्रेशर क्या होगा 2t/r। अब बबल में क्या होता था, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, नहीं दो सरफेस 40/r आंसर। लेकिन यही तो गड़बड़ कर गया ये सवाल, डेल्टा पी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गड़बड़ क्या कर गया, अवेलेबल कितनी है बच्चों सरफेस, सर अंदर एयर लेकिन बाहर एयर नहीं है, बाहर एयर नहीं है तो बाहर वाली सरफेस अवेलेबल नहीं है। सिर्फ कितनी सरफेस अवेलेबल है, कहां एयर है, अंदर एयर है, यानी सिर्फ एक सरफेस अवेलेबल है, एक सरफेस अवेलेबल, तो आंसर 2t/r। तो इसका आंसर बच्चों ये नहीं ये होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन हैं बच्चों जो एक IITian को, एक डॉक्टर को, एक मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे को और एक सिंपल NCERT की फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे को डिफरेंशिएट करती है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। सरफेस टेंशन के सेकंड पार्ट में बच्चों हम कैपिलरी राइज पढ़ेंगे और वहां पे हम विस्कोसिटी भी पढ़ेंगे कि अगर किसी फ्लूइड में आपने किसी बॉडी को छोड़ दिया तो उस पर विस्कस फोर्स कितना लगता है। तो आई होप कि सरफेस टेंशन आपको समझ में आया होगा। अक्सर कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर फिजिक्स की तैयारी कैसे की जाती है, तो मैं हल्का सा बता देता हूं। फिजिक्स की तैयारी बच्चों, एक बच्चों का डाउट आया था, जेन्युइन डाउट था, अच्छा डाउट था, क्या सर हम सिर्फ NCERT पढ़ के फिजिक्स प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या हम नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो देखो, नीट के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि नीट में कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स में आते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बायो के आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के और 90 क्वेश्चन बायो के, जिसमें एक जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है, ठीक है। तो नो डाउट बायो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर नीट। लेकिन बायो का एग्जाम देके आप सिर्फ बायो पढ़ के जाओ और फिजिक्स पढ़ के ना जाओ तो आप एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। बायो पढ़ के आप, अगर बायो पढ़ के ही नहीं गए, अगर बायो नहीं पढ़ रहे तो फिर डॉक्टर कैसे बनोगे, पहली बात तो, ठीक है। तो बायो अच्छी होनी बहुत जरूरी है। आपका सिलेक्शन बायो करवाएगी लेकिन आपको रैंक फिजिक्स दिलवाएगी। केमिस्ट्री लगभग सब बच्चों की अच्छी होती है, बायो भी ठीक ठाक सब बच्चों की अच्छी होती है। बायो अगर सिलेक्शन करवाएगी तो फिजिक्स आपको रैंक दिलवाएगी। और आई होप कि जो बच्चा मुझे अभी सुन रहा है वो आपका नीट में सिर्फ सिलेक्ट होने के लिए नहीं बैठा हो, एक अच्छी रैंक लाने के लिए बैठा है। तभी अगर आप रैंक लाने की सोचोगे ना तो आप सिलेक्ट होगे, आप सिर्फ सिलेक्ट होने की सोचोगे तो शायद आप सिलेक्ट भी ना हो पाओ। अच्छा, जितना एम हाई करो, कहते ना APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि ड्रीम बिग, आप बड़ा सपना देखोगे तो शायद आपको उससे नेक्स्ट वाली चीज मिल जाए, ठीक है।
तो ये चीज, तो फिजिक्स बायो एनसीईआरटी पढ़ के, जैसे मैंने मैम के साथ डिस्कस भी किया था बायो के साथ में, तो उन्होंने बताया कि बायो के लिए एनसीईआरटी इज अ मस्ट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। लेकिन फिजिक्स की अगर बात करूं तो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इज नॉट इनफ। अच्छा सर, एनसीईआरटी इज नॉट इनफ तो क्या करें? तो वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसे है। अगर आप नीट 2020 देने जा रहे हो तो अब इस टाइम पे कोई नई किताब लगाने से कोई फायदा नहीं है। इस टाइम आई वुड सजेस्ट यू टू ओनली गो टू द नोट्स एंड यूज दीज नोट्स एंड फॉर्मूलाज टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन। कम से कम 10 से 15 साल के एग्जाम के क्वेश्चन लगा के जाओ, एंड आई एम गारंटिंग यू अबाउट इट कि आप एग्जाम में टॉप कर सकते हो अगर आप सिर्फ 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करके चले गए, विद सोल्यूशन, विद डाउट क्लियर करके हमने चले गए, ठीक है। अगर उसके बाद भी आपके पास टाइम बचता है, जैसे मान लीजिए आपका फिजिक्स का सिलेबस ठीक ठाक कवर हो गया, आपके पास टाइम अवेलेबल, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, जिसके लिए हम थोड़े दिनों में आपका एक बैच भी लेके आने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू कैन ऑब्वियसली ऑप्ट टू न्यू बुक्स। जैसे आपके पास में बुक हो जाएंगी एससी वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अच्छी बुक है, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। हाई लेवल की बुक इरोडो विरोडो हमने भी अपनी तैयारी के दौरान सब इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पहले आप अपने नोट्स कंप्लीट करें, उसके बाद अपने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप रैंडम बुक्स को भी उठा सकते हैं। सेंजल एक अच्छी किताब है, या अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चन को भी आप उठा सकते हो। तो ये आपके हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के काम नहीं चलेगा। तो आई होप कि यहां तक के क्वेश्चन आपके कवर हुए हों। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम सरफेस टेंशन के कैपिलरी राइज एंड आपका कवर करेंगे विस्कोसिटी को। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिजिक्स में मजा आना चाहिए बच्चों, फील आनी चाहिए, हो गया जैसे इसमें फील आ रही है, सरफेस कितनी आंसर उतना। जिस दिन आपको फिजिक्स में फील आना शुरू हो जाएगी, फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खुश रहो, फिट रहो, ठीक है, और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। Please share, like and subscribe this channel and this video also. Thank you very much.